हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। 2 दशक बाद एक मंच, 2 चेहरे, मराठी अस्मिता के नाम पर नई लड़ाई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो कभी साथ थे, फिर रास्ते जुदा हो गए और अब 20 साल बाद फिर एक मंच पर नजर आ रहे हैं। क्यों, कैसे और किसके इशारे पर? आज जब मंच पर राज और उद्धव ठाकरे एक साथ खड़े थे तो समर्थक सिर्फ भाषण नहीं सुनने आ रहे थे, बल्कि सवालों की गूंज भी महसूस कर रहे थे। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी थोपने के आरोप पर ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, बीजेपी पर निशाना साधा, केंद्र को घेरा और कहा कि मराठी अस्मिता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। अब इसे सियासी मजबूरी कहे या फिर वाकई मराठी अस्मिता का जज्बा, लेकिन सवाल उठता है कि 20 साल तक क्यों दूर दूर तक रहे ये भाई? क्या यह सच नहीं है कि बालासाहब ठाकरे की विरासत राज ठाकरे को नहीं मिली तो उन्होंने अपनी सियासी राह अलग बना ली? क्या यह सही नहीं है कि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन खिसक गई तो मजबूरी में दोनों अब साथ आ रहे हैं? क्या यह सच नहीं है कि दोनों की निगाहें फिलहाल मराठी वोट बैंक को साध कर बीएमसी पर कब्जे की तैयारी की? सवाल यह भी है कि इस गठबंधन से शिवसेना के असली दावेदार एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा झटका लग सकता है। क्या जो कुछ दिख रहा है वही सच है या कोई पर्दे के पीछे से सियासत की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? आज सभी इन सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। साल तक दूर रहे, अब एक साथ ठाकरे ब्रदर्स खड़े हैं। क्या मराठी अस्मिता की पुकार ने पुरानी दुश्मनी भुला दी? क्या ये सियासी पुनर्जन्म की पटकथा है? क्या महाराष्ट्र का ये मंच 2025 के भारत की राजनीति की नींव रख रहा है? इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राज ठाकरे जो कह रहे हैं उसे आप गौर से सुनिए। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। साल 2006 एक मंच पर थे बाला साहब ठाकरे, उनके भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे। परिवार था, विरासत थी, शिवसेना का परचम लहरा रहा था। लेकिन बाला साहब की छाया हटते ही रिश्तों में दरार पड़ गई। राज को विरासत नहीं मिली तो बनाई अपनी राह, नाम दिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और उद्धव को मिली शिवसेना की कमान। लेकिन हर चुनाव में चुनौती बनकर सामने आए राज ठाकरे। साल दर साल रिश्तों में आई दूरियां बढ़ती गई, सियासत में कद घटता गया, वोट बैंक खिसकता गया। लेकिन 2025 में पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि आज मुंबई के वर्ली में विजय रैली के नाम से कार्यक्रम हुआ और एक साथ आए दोनों ठाकरे बंधु। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 20 साल तक अलग अलग रास्ते चलते रहे वो एक मंच पर आज आ गए। दरअसल फडणवीस सरकार ने इस साल 16 और 17 अप्रैल को 2 आदेश दिए थे, जिसके तहत हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य भाषा बना दिया गया था। सरकार के आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले छात्र तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषा चुन सकते हैं। जिसके बाद विरोध हुआ तो फिर 17 जून को संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें हिंदी को ऑप्शनल बनाया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के नए करिकुलम को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन कक्षाओं के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई थी। लेकिन जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता का कार्ड चलकर विरोध का बिगुल फूका और 5 जुलाई को सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया, इसके पहले ही फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई और आदेश को वापस ले लिया। फडणवीस सरकार ने कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी फिलहाल हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी। लालकृष्ण अडवाणी सेंट पॅट्रिक हायस्कूल ख्रिश्चन मिशनरी स्कूल मध्ये शिकले। हिंदुत्वावर शंका घेऊ का त्यांच्या? मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करीब 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद मुंबई महाराष्ट्र, बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। उद्धव ठाकरे ने मराठी के नाम पर तोड़फोड़ और बवाल की आलोचना नहीं की,
बल्कि उसे सही ठहराते हुए कुछ ये कहा। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। शिवसेना की नींव ही गैर मराठियों के खिलाफ डाली गई थी। इस दौरान हिंदी भाषी और दक्षिण भारत के लोग शिवसेना के निशाने पर रहे। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की राह चुनी, लेकिन आज फिर वो भाषा के भंवर में फंस गई है। आज बाल ठाकरे तो नहीं है, लेकिन उनके बेटे और भतीजे हिंदी को लेकर सियासी बाजी चल रहे हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही। तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही। माना जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे का साथ मुंबई नगर पालिका चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मराठी वोटों का ध्रुवीकरण भी हो सकता है। मुंबई नगर पालिका एशिया का सबसे धनी स्थानीय निकाय है। 2025-26 में इसका बजट 74,247 करोड़ है। हालांकि फिलहाल मुंबई नगर पालिका के चुनाव को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ठाकरे बंधु इसकी जमीन तैयार करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में अगर ये कार्ड चलता है तो फिर राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद की बहस तेज हो जाएगी, जो कि बीजेपी की सियासत के लिए ठीक नहीं है। हिंदी भाषा को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि दोनों भाई भाषा के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए साथ आ रहे हैं। करने की सोच के साथ वो मिल रहा है। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना से बढ़ी बल्कि समाप्त हो गई। ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ, मुझे नहीं पता कि मन मुटाव मिटा है कि नहीं मिटा है। कई बार तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से होती हैं, ना कि वैचारिक संबंधों के जुड़ने से। वहीं कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी दोनों भाइयों पर सवाल उठाए हैं। उद्धव और राज के बयान के बहाने राज बब्बर ने बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि उद्धव राज ठाकरे की रैली से कांग्रेस नदारद रही। हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है और हर जगह हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें सुलझ सकती थी। ये चीज़ें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता ना होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा। हिंदी पट्टी में सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी भी बयान फूंक फूंक कर दे रही है। भाषा को लेकर देश के किसी भी राज्य में किसी प्रकार का विवाद देश की एकता और अखंडता को मद्देनजर रख करके अच्छा नहीं है। राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, हिंदी रहेगी, लेकिन जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, राज्य की भाषाएं हैं, हमारे पार्लियामेंट में भी लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, तो क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान रहना चाहिए और उनको लेकर किसी प्रकार का विवाद करना ठीक नहीं। मराठी अस्मिता बनाम हिंदी की लड़ाई की हवा दूसरे राज्यों तक फैल सकती है। तमिलनाडु में डीएमके पहले ही हिंदी के खिलाफ आवाज उठाती रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी हिंदी के खिलाफ उसके नेता जहर उगलते रहे हैं। ममता बनर्जी भी बंगाली का राग छेड़कर बीजेपी के खिलाफ मुसीबत खड़ी कर सकती है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की सियासत को मराठी अस्मिता का नाम दिया जाए या चुनावी मजबूरी, क्या हिंदी विरोध के जरिए मराठी वोट बैंक को साधा जा सकता है? राजनीति की ये चालें महाराष्ट्र की जनता समझती है। महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा, अस्मिता और सत्ता का समीकरण पुराना है, लेकिन हर बार इसके किरदार बदल जाते हैं। इस बार किरदार के केंद्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एकजुटता मराठी अस्मिता की खातिर है या फिर सियासी मजबूरियां भी छुपी हैं।
दीपेश त्रिपाठी, ऋत्विक भालेकर, अभिजीत करांडे के साथ आज तक ब्यूरो। 2019 में अगर किसी ने पूछा होता कि क्या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ में आएंगे, तो हर किसी का जवाब होता कि ये हो ही नहीं सकता। 2022 के बाद अगर किसी ने पूछा होता कि क्या अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होगी, तो कोई भी कहता कि ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ उसी तरह दो ठाकरे बंधु साथ में आएंगे, ये सवाल अगर किसी ने 5 महीने पहले पूछा होता तो किसी ने भी कहा होता महाराष्ट्र में कि ये हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की राजनीति हर बार नया करवट बदल रही है। इसी को लेकर आज दंगल में चर्चा करेंगे। शुरुआत करने के पहले एक बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर उनके भाषण में देवेंद्र फडणवीस के जिक्र पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने उद्धव और राज ठाकरे की रैली पर एक तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विजयी सभा में रुदाली भाषण हुआ है, रोने धोने का काम किया गया। उनके समय में मराठी मानुष हाशिए पर थे, यानी शिवसेना के समय पर मराठी मानुष हाशिए पर थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ये भी कह रहे हैं कि मराठी और गैर मराठी दोनों हमारे साथ में है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। सर, पालकमंत्र्यांनी खूप सुंदर सोय दिली आहे। 25 लाख लोक आलेले आहेत। या यायची अशीच पद्धत पुढे चालू आहे। मोबाईल घ्या मागे। वारकरी या ठिकाणी आलेले आहेत। सगळे रेकॉर्ड तोडून यावेळी वारकऱ्यांचं या ठिकाणी प्रवेश झालेला आहे आणि खरोखर पालकमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या प्रशासनाने अतिशय उत्तम व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे। आता उद्याचा दिवस देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे। डोका आलू नका बाबा, हे डोका आलू नका। तो देवेंद्र फडणवीस आज पंढरपुर की यात्रा पर थे और वहां पर जाकर उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया अदा किया है राज ठाकरे ने कि 20 साल बाला साहब ठाकरे जो नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस के एक फैसले ने कर दिखाया। तो ऐसे में दंगल के 5 सवाल दोनों ठाकरे भाई एक साथ आने पर। पहला सवाल, 20 साल तक दूर रहने के बाद आज साथ क्यों नजर आ रहे हैं उद्धव और राज ठाकरे। दूसरा सवाल, क्या मराठी अस्मिता सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी या इसके पीछे भी कुछ होगा। तीसरा सवाल, क्या राज उद्धव के साथ आने से एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस भी कह रही है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान एकनाथ शिंदे को हो सकता है। और चौथा सवाल, क्या ठाकरे भाइयों की एकता स्थायी है या सियासी चुनावी मजबूरी। उद्धव ठाकरे आज की स्थिति में कह रहे हैं कि एक साथ आए हैं तो साथ में रहेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ सियासी साथ में रहेंगे, चुनाव तक साथ में रहेंगे। और आखिरी सवाल, विजय रैली से एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी का क्या होगा। कांग्रेस की दूरी बन जाएगी क्या शिवसेना से। ये एक 5वां हमारा सवाल है जिसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। राजदीप सरदेसाई, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नरेश मस्के, सांसद शिवसेना के लोकसभा के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और रेशमा तपासे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रही है। और उसके साथ साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी अजीत पवार के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल कमेंटेटर, एनालिस्ट, वो भी अपनी भूमिका इस चर्चा को लेकर रखेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आनंद दुबे आपसे, क्योंकि आज शुरुआत करते समय जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया अदा किया गया, कहा गया कि बहुत अच्छा हुआ कि आपके वजह से हम दोनों भाई साथ में आए। फडणवीस कह रहे हैं कि रुदाली था ये पूरा, राज और उद्धव ठाकरे का साथ में आना। रो रहे थे आपसे, कोई पॉजिटिव चीज नहीं थी इसमें। साहिल भाई नमस्ते। जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखें मूरत तीन तैसी। जिसको जैसा देखना है वैसा देखे। हम तो देख रहे थे कि पूरा डोम उत्साहित था, हर्षो उल्लासित था। जितनी भीड़ अंदर थी उतनी ही भीड़ बाहर थी और उनको लग रहा था कि हम रो रहे हैं। रो हम नहीं रहे हैं, रो वो रहे हैं अपनी किस्मत पर, अपने चरित्र पर, अपने कर्तव्य पर। एक बात बताइए साहिल भाई, कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने ही राज्य में अपने ही भाषा की लड़ाई के लिए आंदोलन करना चाहे और उसे कोई गुंडा कहे। ये तो कहीं हमने देखा नहीं। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। तीसरी कौन सी ऐसी भाषा है जो बच्चे वहां स्कूल में सीखते हैं, आप बताइए।
आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां सिखाया जाता है हिंदी, अंग्रेजी, तीसरी कौन सी भाषा सिखाई जाती। वैसे अगर महाराष्ट्र में छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी उम्र 4 साल 5 साल है, हम ये कह रहे हैं कि अभी उन पर मत ला दिए, मत थोपिए, बड़े होंगे तो सीखेंगे। हम और आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं। आप तो इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं साहिल भाई की एक बार हम भी सकते में आते हैं कि आप हिंदी भाषी तो नहीं है। ऐसा नहीं है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सबको आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषा आनी चाहिए। लेकिन भाषा के नाम पर जो गंदी राजनीति आप कर रहे हैं उससे जनता परेशान है। आज जो भीड़ आई थी ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, एक सामाजिक मंच था जिसमें आम आदमी आया था, आम मराठी मानुस आया था और उसने आकर कहा, उसने आकर कहा कि हां एक अच्छा आंदोलन जो कि आप दोनों के नेतृत्व में हुआ है, हम इसका समर्थन देते हैं। अच्छा, ठाकरे बंधु 20 साल से आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट जब बाला साहब ठाकरे जी थे, साहिल भाई जी बताएं जी बताएं। नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और देखिए नरेश मस्के हमारे साथ में है, नरेश मस्के को याद होगा जी, नहीं नरेश मस्के भी हमारे साथ में हैं, उनको भी याद होगा कि एक वक्त था तो जब बाला साहब ठाकरे खुद कोशिश करते थे कि राज और उद्धव साथ में आए, तब नरेश मस्के भी उनके साथ में थे। इसके लिए मैं उनको याद दिला रहा हूं। बाला साहब ठाकरे ने कई बार कोशिश की, साथ में आइए, साथ में आइए, साथ में आइए, लेकिन तब तो आप दोनों साथ में नहीं आए। एक दूसरे पर ऐसे कटाक्ष करते थे कि भाई है कि दुश्मन है, ऐसा समझ में आता था। और आज की स्थिति में ऐसा हो गया है कि उस मंच पर सिर्फ 2 कुर्सियां, एक राज ठाकरे की, एक उद्धव ठाकरे की, दोनों गले मिल रहे हैं, बाकी सारे पार्टी के लोग आगे बैठे हुए हैं। अगर ये मराठी भाषियों का मेला था तो मंच पर इतने सारे लोग क्यों नहीं थे, सिर्फ राज और उद्धव क्यों थे? इसका मतलब आप पॉलिटिकली साथ में आना चाहते हैं ना आनंद दुबे जी? अरे हाँ, कंगन को आरसी क्या? नहीं, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों दोस्त हैं। अलग बात है कि 20 साल से एक दूसरे के साथ राजनीतिक मंच साझा नहीं किए, लेकिन करण और अर्जुन की तरह भाई है ना। अलग अलग विचारों में थे, अलग अलग दलों में थे, अलग अलग मंचों पे थे, लेकिन है तो भाई। और जब लगा कि हाँ ये सही समय है, यही समय है मराठी अस्मिता के लिए हमें एक आना होगा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जो सिखाया, जो पाठ पढ़ाया, उस पाठ को आगे लेकर अगर ये दोनों भाई चलना चाहते हैं तो ये जो नकली शिवसेना के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं वो इसे रुदाली क्यों कह रहे हैं? वो खुद रो रहे हैं, वो कोस रहे हैं अपनी अंतरात्मा को। नरेश मस्के, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विरासत आप क्लेम कर रहे हैं। आप ये एक तरफ कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व पर दावा नहीं कर सकते, लेकिन देखिए मराठी भाषी का, मराठी अस्मिता की सियासत राज और उद्धव ठाकरे साथ में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बीजेपी तो खुश रहेगी, झटका तो आपको लगेगा। देखो हमें क्यों झटका लगेगा? हमें झटका लगने की क्या, उसका प्रॉब्लम क्या है? देखो आज की जो सभा हो गई, ये सभा राज साहब ठाकरे जी का, ये सभा होने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट किया, ये मराठी भाषा के लिए सभा है, मराठी भाषा गौरव के लिए सभा है, लेकिन वो तो सभा मेरे को वन ट्रैक दिखी, क्योंकि राज साहब मराठी भाषा पे बात किया उन्होंने किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं किया। मराठी भाषा, मराठी विचार, उसके ऊपर उन्होंने बात किया। लेकिन अभी आनंद दुबे जी जो के बोल रहे वो कभी के शिवसैनिक के, मुझे मालूम नहीं, शिवसैनिक ऐसे नहीं बनते। शिवसैनिकों ने बहुत सी मेहनत की है, पत्थर खाए, पत्थर मारे हैं, तो केसेस ली है। अभी दुबे कौन से साल के, उनके सीनियरिटी और ज्वाइनिंग डेट क्या है मुझे मालूम नहीं है। मैं बताता हूँ दुबे जी, निष्ठावान हूँ। आप अगर आज का भाषण सुना क्या आपने? लेकिन निष्ठावान अरे काय का, पहले कौन सा पार्टी में थे? नया हूँ लेकिन, अरे आप कौन से पहले पार्टी में कौन थे? कौन से पार्टी में? छोड़ दीजिए, कहा भी था, लेकिन मैं भागा नहीं हूँ। करते मैं ईमानदारी का एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं जहाँ हूँ ईमानदारी, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, निष्ठा से हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, आज का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। और उद्धव ठाकरे जी ने जो भाषण किया, उद्धव ठाकरे जी के भाषण पे सिर्फ गाली गलोच, टोमना वही था। और जो एक हारा हुआ आदमी जो रोता है, उसी तरह वो भाषण में रो रहे थे। वो दिखा रहे थे कि अभी मुझे राज ठाकरे की जरूरत है, बंबई महानगर पालिका का निवडणूक ही नहीं, सिर्फ वो चुनाव नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव भी मुझे लड़ने हैं, तो राज ठाकरे जी की जरूरत है। जो राज ठाकरे जी को, साहिल जी आपको मालूम है, जब राज साहब, सुनो
जिस दिन राज साहब ठाकरे जी ने शिवसेना छोड़ी थी, हम लोग उनके साथ में तब खड़े थे, तब राज साहब ठाकरे रोए थे और वो उनके भाषण में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके ये छोड़ दे रहे। आज का उदाहरण देता हूँ, सुप्रिया सुले, कांग्रेस के लीडर, कम्युनिस्ट के लीडर, जो उद्धव ठाकरे जी के साथ कोई नहीं था तब उन्होंने उनको साथ दिया, लेकिन उनको नीचे बैठाया था, नीचे कुर्सी पे बैठे थे, उनका नाम भी उद्धव ठाकरे जी ने नहीं लिया। आज राज ठाकरे की जरूरत है तो राज ठाकरे जी को स्टेज पे बिठा। राज ठाकरे जी ने याद दिलाया कि सुप्रिया सुले जी आ रही है, ये लोग आए, उनको व्यासपीठ पे बुला। उद्धव ठाकरे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, कुल मिलाकर आनंद दुबे। हालांकि इस मुद्दे पर मुझे आखिर में आना था कि अब तो आज का ये उदाहरण है। राजनीति में कहावत है कि जिस सीढ़ी से आप चढ़कर जाते हो वो सीढ़ी सबसे पहले गिरा देनी चाहिए। क्या आपने अभी कांग्रेस की सीढ़ी गिराना शुरू कर दिया है? आज का उदाहरण देखो, सुप्रिया सुले नीचे बिठाया सबको। नहीं नरेश बस्के जी, आपको भी सवाल पूछते हैं, रुकिए जरा, आपका भी सवाल। उद्धव ठाकरे, लेकिन आनंद दुबे सबसे पहले, आपके पहले पुरानी कहावत है साहिल भाई, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर बहुत खट्टे हैं। अरे कार्यक्रम हमारा, कार्यक्रम मराठियों का, कार्यक्रम दोनों बड़े ठाकरे का, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? किसको मंच पे नहीं बिठाया, किसको मंच पर बिठाया? अरे हमने तो सबको बुलाया था, हमने तो भाजपा को भी बुलाया था, हमने सबसे कहा था जो महाराष्ट्र प्रेमी है आइए, जिनको महाराष्ट्र से लगाव है आइए, लेकिन नहीं आओगे ना, क्योंकि महाराष्ट्र से द्रोह करना है। सुप्रिया सुले को इन्विटेशन नहीं दिया था? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सुप्रिया सुले जी को इन्विटेशन नहीं दिया था क्या? अरे अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते तो कैसे मराठी हो भाई? उससे अच्छा तो आनंद दुबे मराठी है। उत्तर भारतीय का सम्मेलन रहेगा, एक मिनट, तो जय महाराष्ट्र के बाद हम जय बोलेंगे। मराठी है, ऐसे मराठी पर गर्व था बाला साहब ठाकरे जी को। केवल सरनेम मराठी है, लेकिन भावना किसी और राज्य के प्रति है, तो काहे के मराठी हो यार? आज बाला साहब ठाकरे होते, राजदीप सर, आज बाला साहब ठाकरे होते तो बड़े खुश होते कि आज आनंद दुबे मराठी की भूमिका यहां पर आज तक चैनल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, काफी खुश होते। लेकिन एक मिनट जरा, मुझे चर्चा आगे बढ़ाने के पहले, रेशमा जी भी हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले नरेश बस्के जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्यों नहीं आप भी इस रैली में गए? आपकी पार्टी की तरफ से मराठी लोगों की रैली थी, राज ठाकरे बुला रहे थे, वो भी आमंत्रित कर रहे थे सबको। चलिए, उद्धव ठाकरे से आपका झगड़ा है, आप वहां जा सकते थे। और दूसरा सवाल यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से हम साथ में आए हैं। आपने सुना होगा राज ठाकरे ने क्या कहा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर जाकर खाना खा रहे थे इस सोच से कि हम उनको साथ में ले आएंगे, कहीं हाथ को आया मुंह न लगा, ऐसा ना हो जाए। नरेश मस्के, देखो राज ठाकरे जी के पास अगर एकनाथ शिंदे गए होंगे तो उनके दोस्त है, पुराने दोस्त है, एक साथ काम किया है। हर एक चीज में राजनीति की जरूरत नहीं है। यही राज ठाकरे जी के घर पे अगर लोग जाते हैं, चाय पीते हैं, तो यही उबाठा वाला बोल रहे थे वो कैफे है, वो होटल है, कैफे में जा रहे हैं, ये देखो। और मराठी का ठेका सिर्फ इन्होंने नहीं लिया है, हम भी लोग मराठी है, हम लोग भी मराठी के लिए आंदोलन किया है, मराठी के लिए जेल के अंदर गए हैं। ये कौन, ये क्या, इनको क्या पावर ऑफ अटर्नी है? उद्धव ठाकरे जी को सिर्फ मराठी उनके प्रॉपर्टी है क्या? महाराष्ट्र में रहने वाले सब लोग मराठी है। देखो, लोग हमारे साथ में हैं, इसीलिए हम लोगों ने 80 सीट लड़ाई, उसमें के 60 सीट हम लोग चुन के लाए शिवसेना करके। इन्होंने 90 सीट लड़ाई, 20 सीट भी चुनते आते समय इनका दम निकल गया। ये क्या बताएंगे हमको शिवसेना? अरे दुबे बीबे जैसे लोग हमको शिवसेना सिखाएंगे? उद्धव ठाकरे जी के पास ऐसे ही, जिनके पीछे आदमी लोग नहीं है, ऐसे ही आदमी लोग बचे हैं। आज देखो कितने खासदार, कितने शिवसेना यूबीटी के एमपी वहां थे। ये पीड़ा अच्छी लगी साहिल भाई, ये पीड़ा अच्छी लगी। रेशमा, ये दर्द अच्छा लगा। रेशमा तपासे, देखिए शिवसेना के लोग क्या कह रहे हैं। शिवसेना के लोग, एक मिनट आनंद दुबे जी, जरा बाकी लोगों के पास भी जाते हैं, दोबारा आऊंगा आपके पास। रेशमा तपासे, देखिए क्या कह रहे हैं, नरेश मस्के क्या कह रहे हैं कि आपका फायदा उठाने के लिए उद्धव ठाकरे आपको साथ में लेके आए। क्या सचमुच पे ये वजह से आप साथ में आए? और क्या अभी ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है जो नहीं टूटेगा, दोनों भाइयों का जोड़, क्या आप कह सकती है ये रेशमा तपासे? साहिल जी, आज का जो फंक्शन हुआ, जो सोहळा हुआ ना,
वो देख के बड़े बड़ों का होश वैसे भी उड़ गया है। आपको पता है, आप पत्रकार है, किसकी किसकी हवा टाइट हो गई है ये आपको पता है। जबकि अभी मस्के साहब जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि मराठी के लिए उन्होंने किया है, केसेस लिए, लेकिन ये कब की बात है? बाला साहब ठाकरे के साथ थे तब की बात है। लेकिन जब से इनका जोड़ बीजेपी के साथ हुआ है, उसके बाद तो हिंदी का जीआर निकाला ना उन्होंने पहली स्टैंडर्ड से, जो मराठी भाषा के लिए खाली राज साहब ने आवाज लगाई। उसके बाद मराठी साहित्यिक, मराठी कलाकार, मराठी पत्रकार जो आगे आए, इसकी जरूरत पड़ती क्या? अगर ये सत्ता में है, ये विरोध कर सकते थे ना सत्ता में। आज ये बोल रहे कि हम मराठी नहीं है, तो आप अगर मराठी है तो दिखा क्यों नहीं हमें? वो मराठी जनता को क्यों नहीं दिखा? हाँ, आज अगर ये जो हुआ है कि चलो राज साहब और उद्धव साहब एक मंच पे आए, ये सारे महाराष्ट्र की नजर इस पे थी काफी सालों से। जो आज हुआ है वो सारे मराठी लोगों से अगर आप पूछेंगे ना, तो उनके आप देखेंगे कि बहुत सारे, उन्होंने बोला ना रुदाली नहीं था, जिन्होंने ये देखा ना, वहां पे जो साक्षी थे उनकी आंखों में आंसू आए। जो पुराने लोग थे ना, बाला साहब ठाकरे साहब के जमाने से जो शिव सैनिक है, उनकी आंखों में आंसू मैंने देखे आज के प्रोग्राम में। ये भावनाएं हैं, ये हर एक मराठी मानुस को लगता है कि ठाकरे है जो मराठी मानुस के लिए आज भी रोड पे आते हैं। नरेश मस्के जल्दी से जवाब देना चाहेंगे क्योंकि राजदीप सर के पास भी जाना है मुझे। आवाज नहीं है क्या? नहीं क्या कौन सा क्वेश्चन? वो कह रही है कि आपके पेट पे दर्द हो रहा है, बड़े बड़े लोगों के होश उड़ गए। एमएनएस की प्रवक्ता कह रही है कि बड़े बड़े लोगों के होश उड़ गए। देखो और वो खुशी के आंसू थे जो लोगों के आंखों में दिखाई दे रहे थे। आप तो राज ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कह रही है कि भाई आपके तो होश उड़ गए। साहिल जी, हमारे होश क्यों उड़ जाएंगे? राज ठाकरे जी ने आज भी किसी पार्टी के खिलाफ बातें नहीं की है। आज भी ना फडणवीस के खिलाफ बात की, ना शिवसेना का खिलाफ हमारे खिलाफ बात की। आज भी किसी की उन्होंने जो मेळावा था, ये जो रैली थी, वो बताया था कि मराठी भाषा के लिए, मराठी भाषा गौरव के लिए ये रैली है। उन्होंने कुछ भी पॉलिटिकल, उनका ये जो भाषण था कुछ भी नहीं था। तो हम लोग क्यों उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें? उद्धव ठाकरे जी का भाषण, हरा हुआ आदमी जैसा रोता है वैसा उद्धव ठाकरे जी ने भाषण किया है। उसकी हमको बहुत बुरा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जी के ऊपर ये टाइम आ गया। जिस राज साहब ठाकरे को वो उन्होंने आरोप किया था कि पीठ में खंजीर मारा बाला साहब के, वही उद्धव ठाकरे जी ने राज साहब के ऊपर जो आरोप लगाया था, वही राज साहब की अभी उनको जरूरत लग रही है क्योंकि उनके साथ कोई नहीं है। नरेश मस्के जी, महाराष्ट्र की राजनीति की यही खूबी है, इतने खंजर निकलेंगे पीठ से कि निकलते निकलते मुश्किल हो जाएगा। यहां पर अजीत पवार है और देवेंद्र फडणवीस हमें साथ में दिख रहे हैं, अशोक चौहान और आप साथ में दिख रहे हैं, ऐसे कई लोग महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ दिख रहे हैं। शिवसेना और कांग्रेस साथ में दिखी थी 2.5 साल तक। अब कौन किसके पीठ का खंजीर गिनने जाएंगे यहां पर महाराष्ट्र में, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले राजदीप सरदेसाई। नरेश मस्के जी, आता हूं आपके पास। राजदीप, आप तो उस जमाने से महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं, आपने तो मुंबई में काम किया हुआ है। तब तो राजनीति काफी सरल हुआ करती थी। आज की स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि दोनों भाई साथ में आए हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग राजनीति यहां पर दिखाई दे रही है। शिवसेना के प्रवक्ता यहां पर राज ठाकरे की तो तारीफ कर रहे हैं अभी भी, लेकिन उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। क्या अब भी उनको उम्मीद जगी हुई है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चुनाव में साथ में नहीं आएंगे? हो सकता है कि बाद में बाबला एक बार फिर पलट जाए, इसकी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। देखिए साहिल, मुझे लगता है आपने एक पिक्चर निकालनी चाहिए। महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है, एक नई पिक्चर निकालिए जहां हर दिन हर महीने कोई नया ड्रामा, कोई नया स्क्रिप्ट हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 10 सालों में, खासकर कि पिछले 5 सालों में जो महाराष्ट्र में हो रहा है, किसी को अनुमान ही नहीं था। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है साहिल, ये जो आज हमने देखा है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। बाकी सब छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं नवंबर 2024 के चुनाव के बाद
जिस तरह से बीजेपी को इतनी भारी बहुमत और जीत मिली, उसके बाद कई सवाल उठे हैं, जिसमें एक सवाल अभी भी यह है कि बाला साहेब ठाकरे के विरासत का असली वारिस कौन। एक साल पहले तक लगा था कि उद्धव ठाकरे, या 3 साल पहले तक लगा था कि उद्धव ठाकरे ही हैं। राज ठाकरे बिल्कुल किनारे पर रह गए थे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह से उन्होंने भाजपा के साथ अपने संबंध बनाए, जिस तरह से उनको भी यश मिली, उसके बाद लगा जो ठाकरे ब्रांड नेम है, जो ठाकरे नाम है, परिवार नाम है, वो किस तरह से कमजोर हो गया है। आज हमने देखा कि एक बार फिर अपनी राजनीतिक पकड़, अपने ब्रांड नेम को एक बार फिर मराठी मानुष के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये केवल साहिल उसी दिशा में जा रहा है कि हम किस तरह से अपना राजनीतिक अस्तित्व बचा पाए। उद्धव ठाकरे को पता चला है कि वो अकेले शायद भाजपा और शिंदे सेना से टकराव नहीं ले सकते। राज ठाकरे को भी एक तरह से पता चल गया है कि वो अपनी राजनीति में अगर एक बार फिर उभर कर आना चाहते तो उनको किसी का साथ तो लगेगा। मैं तो अभी भी कहता हूं, कौन जाने 6 महीने बाद क्या होगा। भाजपा ये भी हो सकता है इन दोनों को साथ लेकर माइनस शिंदे सरकार में आ जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में जहां तक मैं समझता हूं, ये जो चर्निंग हो रही है, उथल पुथल हो रही है, वो कहीं भी हो सकती है। लेकिन असली लड़ाई जो आज हमें दिखाई दी वो इस बात की है साहिल कि शिवसेना का असली वारिस कौन। ठाकरे साहब के, बाला साहेब के पुत्र और उनके नेफ्यू राज ठाकरे, या एकनाथ शिंदे जिन्होंने एक तरह से अपनी भी पकड़ बना ली है। ये पहली लड़ाई अब होगी। उस लड़ाई के बाद और भी लड़ाइयां हो सकती है कि आप भाजपा के साथ, हिंदुत्व के साथ कौन जाएगा, कौन बाहर रहेगा, फिर एनसीपी और कांग्रेस के मसले आएंगे। ये सब लड़ाइयां महाराष्ट्र में एक के बाद एक होने वाली है साहिल। आज हमने और एक इस पूरे बड़े इस बिग पिक्चर में उसका और एक सीन देखा है, जिसमें मैं समझता हूं कि अभी तक पिक्चर बाकी है। मैं तो समझता हूं कि उद्धव और राज भले ही आज एक मंच पर दिखे, 6 महीने बाद आप अभी भी 100% नहीं कह सकते क्या होगा। लेकिन जब तक बीएमसी चुनाव नहीं होते हैं तब तक मुझे लगता है राज और उद्धव को पता चल गया, अगर वो साथ आ जाए तो शायद उनको एक मौका मिलेगा बीजेपी को कटघरे में रखने के लिए, और शायद अपनी एक तरह से अपनी अस्तित्व को एक बार फिर लोगों के सामने रखने के लिए। आप उनके परसेंटेज देखिए ना वोट साहिल, मुझे लगता है शिवसेना यूबीटी को केवल 10% वोट आए 2024 के असेंबली में, और राज ठाकरे को तो 1.5% वोट आए। तो अपने वोट को इकट्ठा करके अगर वो आगे आ जाए म्युनिसिपल इलेक्शन में खास करके, तो शायद उनको राजनीतिक सफलता भी मिल सकती है। तो ये केवल एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म राजनीतिक अलायंस है जिसको हम 6 महीने बाद भी किसी नए फॉर्म में दे सकते हैं। आनंद दुबे, टेम्पररी अलायंस है, राजदीप कह रहे हैं कि टेम्पररी अलायंस के तौर पर उसको देख रहे हैं। ये जोड़ फेविकॉल का मजबूत जोड़ नहीं है। साहिल भाई मैं फिर कह रहा हूं, सब अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। हम 20 साल एक मंच पे नहीं आए तो लोग कह रहे थे ये जीवन भर एक होंगे ही नहीं। आज हम एक मंच पर आ गए तो कहने लगे यार एक मंच पे कैसे आ गए। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने आज स्वयं कहा सबके सामने, हम सब वही थे, कि आज जो हमारा साथ है ये हमेशा के लिए हम साथ आए हैं। ये राजनीतिक मंच था ही नहीं, ये पूरी तरह से विशुद्ध रूप से सामाजिक मंच था। तो जब सामाजिक मंच होता है तो वहां से संदेश साफ होता है कि हमारे हाथ भी मिले हैं तो हमारे दिल भी मिले हैं। क्योंकि जब उन्होंने उदाहरण दिया कि बाला साहब ठाकरे जी ने उस समय बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सुरेश दादा के जैन के नाम पर आपत्ति बताई और कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री होगा तो मराठी माणूस होगा, उसके बाद खत्म हो जाती है। यहां मराठी माणूस से बड़ा कोई विषय नहीं है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज 1999 की राजनीति अब बदल चुकी है। दोनों नेता आगे चल रहे हैं तो ये लंबा चलेंगे। 1999 में किसी ने सोचा नहीं था कि शिवसेना की पार्टी और शिवसेना के सिंबल के साथ में एकनाथ शिंदे उस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। तो राजनीति 1999 से बहुत अलग हो चुकी है। रेशमा तपस है, जल्दी से आपका एक जवाब इस पर। राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि ये तो 6 महीने देखिए, ये फेविकॉल का जोड़ तो है नहीं, ये कभी भी टूट सकता है, सिर्फ चुनाव के लिए साथ में है फिलहाल, बाद में देखा जाएगा।
होता है, हम तो चाहते हैं कि वो फेविकॉल का उनसे जोड़ से भी मजबूत जोड़ हो, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन अभी जो आपने अभी जो चर्चा हुई, जैसे कि शिंदे साहब जो बाला साहब के नाम पे और स्वर्गीय आनंद दिघे साहब के नाम पे जो शिंदे गढ़ जो अलग हुआ शिवसेना से, आज आप देखिए ना उनकी भूमिका क्या है। कल वो उप मुख्यमंत्री जय गुजरात बोलने की नौबत उन पे आती है। यानी आप देखिए महाराष्ट्र में अगर बाला साहब होते तो क्या ये सहन करते? जबकि यहाँ पे मराठी हिंदी का इतना विवाद चल रहा है, उसके बावजूद आप हिंदी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। उल्टा कल नितेश राणे साहब का भी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, ये कौन से हिंदुत्व की बात करें? यानी मराठी का मुद्दा, मराठी का एजेंडा बोलना यानी हिंदुत्व विरोधी, ये किसने तय किया? ये जो मराठी और मराठी के लिए हम चाहते हैं कि जिन्होंने बाला साहब के साथ काम किया उनको पता है बाला साहब मराठी के लिए कितना कड़वट थे। और आज ये जब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो बीजेपी के साथ जाता है उनकी भूमिका कैसे बदल जाता है। वो हमें बोल रहे हैं कि इनका आगे तक नहीं जा सकता, आगे भूमिका। नरेश मस्के, बीजेपी के साथ जाकर आपकी भूमिका बदल जाती है और इसके लिए अब इन दोनों को साथ में आना पड़ रहा है। एमएनएस की प्रवक्ता कह रही है ये बात, ये शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता नहीं, एमएनएस की प्रवक्ता कह रही है। साहिल जी आज अगर आप सोचिए, साहिल जी आप सोचिए, आप आज अगर मैं बोलूं क्या है वो बोले, जीवित होते या बाला साहब जीवित होते तो क्या होता, आप सोचिए सिर्फ। ठीक है, नरेश मस्के जवाब दीजिए। नरेश मस्के का जवाब। नरेश मस्के बोलो क्या? देखो हमारी बहना जो एमएनएस की प्रवक्ता है वो उन्होंने बोला कि जय गुजरात बोला। जय महाराष्ट्र के बाद अगर गुजराती समाज के सम्मेलन में जय गुजरात बोलेंगे तो कहीं हिंदुत्व का मुद्दा हम लोग छोड़ा क्या? गुजरात भी क्या हिंदुत्व नहीं है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? अरे जय महाराष्ट्र के बाद जय गुजरात बोला क्या? जय पाकिस्तान बोला नहीं ना? गुजरात हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना। अरे जय महाराष्ट्र के बाद आज राज साहब ठाकरे जी ने अपनी दोस्त की बात की है, गुजराती दोस्त है। अरे फिर ये दुबे भी नहीं चलने वाला आपको? फिर दुबे क्यों चल रहा है? आनंद दुबे क्यों चल रहा है आपको? राजनीति का साथ दे रहे, क्या बातें कर रहे हैं? महाराष्ट्र में गुजरात आपको समझ लो, चलिए जरा समझ लो। और आपके देखो जरा दोनों को शांत करिए, जरा एक मिनट मुझे आंसर देने दो। बृजमोहन श्रीवास्तव इतने देर से ये पूरी चर्चा को शांति से सुन रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आज देखिए दोनों ठाकरे भाई एक साथ स्टेज पर आए, कितनी ताली बजी वहां पर उस स्टेडियम में। अगर आप होते तो आप भी आश्चर्यचकित होते। सामने सुप्रिया सुले बैठी हुई थी, मतलब पवार हम कह सकते हैं। क्या ये तस्वीर आप भी सोच रहे हैं कि ये हो कर लेना चाहिए? एक पवार साथ में एक इस तरीके से स्टेज पर मुंबई में यशवंतराव चव्हाण सेंटर पे। साहिल भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि आज की जो विजय रैली, मराठी विजय रैली की जो बात थी, इस पे भी बात करना ठीक रहेगा। मैंने देखा, मैं वहां नहीं था लेकिन मैं लगातार उसको टीवी पे देख रहा था। मैंने 2-3 चीजें देखी। देखिए कि दोनों भाई मिल गए, दोनों भाई लंबे समय तक चलेंगे, दोनों भाई अलग अलग हो जाएंगे, दोनों भाई साथ राजनीति नहीं करेंगे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि जब आदरणीय राज ठाकरे साहब खड़े हैं मंच पे और आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब आते हैं, तो मेरे दिल में ये बात आई थी कि बड़ा भाई सामने आ रहा तो छोटा भाई उनकी चरण वंदना करेगा, झुक के उनको प्रणाम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बराबर उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया। मतलब अभी बराबरी की जो एक फाइट है मन में, वो बरकरार है, अभी भी समर्पण नहीं है। तो मैं सोचता हूँ राजदीप देसाई जी ने जो कहा, कहीं ना कहीं उसको मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद हकीकत भी हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, ये लोग जो मिले हैं, कोई हमको इससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता हम लोगों को, हमारे महायुति को 5 साल तक महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए मैंडेट दे चुकी है। और हमारी पूरी सरकार और हमारे पूरे पार्टी के जितने लोग हैं, तीनों पार्टियों के लोग, वो जनता की सेवा के लिए पूरी तौर से संकल्पित और काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात इस पे देखता हूँ, ये दोनों आज इकट्ठे क्यों हुए? जो मुद्दा था, वो मुद्दा तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 2 रोज पहले अपनी बात कह चुके हैं, उसमें उन्होंने कमेटी बना दी, तो मुद्दा तो समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो रैली करने का इन्होंने जो अपना फैसला था उसको बरकरार रखा। उसके पीछे मराठी या मराठी मानुष की बात कम है, उस पर सबसे ज्यादा मुद्दा इनके सामने यह है कि कैसे ये मराठी मतदाता को आने वाले जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उनमें किस प्रकार से उनकी आंख पे पट्टी बांधकर शायद ये कुछ हासिल कर लें।
ये पूरी इनकी कोशिश सिर्फ इसी इसी दिशा मुद्दे में को थी। लेकर, ठीक है, इसी मुद्दे को लेकर अमिताभ तिवारी और राजदीप, आप दोनों के पास मुझे आना है। अमिताभ तिवारी, आपने एक गणित बिठाने की कोशिश की थी 2017 के महानगर पालिका चुनाव के हिसाब से। उस गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो उस वक्त 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, 27.8% वोट उनको मिलते हैं। शिवसेना जीतती है 84 सीटें, उनको 28.5% वोट मिलते हैं। जबकि एमएनएस के खाते में आती है 7 सीटें और 7.7% वोट उनको मिलते हैं। वही अगर दोनों साथ में लड़े होते तो आप देख रहे हैं कि शिवसेना और एमएनएस मिलकर 118 सीटें जीत सकती थी, उनका वोट शेयर जा सकता था 36% तक। क्या वही गणित आज की स्थिति में भी यहां पर लागू हो सकता है? जो ये मराठी वोटों की गठजोड़ की बात चल रही है, एक पोलराइजेशन करने की बात चल रही है, रिवर्स पोलराइजेशन होगा अगर वो होता है तो क्या आप वो चीज यहां पर देखते हैं? गणित ये कहता है क्या? देखिए, जो 118 सीटों की बात है वो अनडिवाइडेड शिवसेना को मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद शिवसेना में स्प्लिट हो गया है, 2 फैक्शंस हो गए हैं। तो अगर आप 2024 का विधानसभा चुनाव भी अगर उसको बेस माने और मुंबई रीजन जो बीएमसी को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो लगभग 50% वोट शेयर महायुति के पास है, 30% वोट शेयर 23-7 दोनों ठाकरे बंधुओं के पास है, और 20% कांग्रेस प्लस एनसीपी, एसपी, एआईएमआईएम इन लोगों के पास है। तो 50-30-20 ये वोट शेयर है विधानसभा चुनाव में। और डेमोग्राफिकली 40-20-40 है, 40% लगभग मराठी समाज, 20% मुस्लिम और लगभग 40% ही आउटसाइडर्स या गुजराती नॉर्थ इंडियन समाज है। अब इसमें क्योंकि 30% वोट शेयर से शुरू होता है शिवसेना, यूबीटी और मनसे का वोट शेयर मुंबई रीजन में, तो एक सिग्निफिकेंट वोट शेयर है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने अनाउंस कर दिया है कि वो महायुति के साथ ही लड़ेगी। अब यहाँ पे बैटल ऑफ लेगेसी है, उसमें राउंड 1 में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जीती लोकसभा में, राउंड 2 में शिवसेना एकनाथ शिंदे जीते। अब राउंड 3 जो बीएमसी एंड अदर इलेक्शंस होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें अगर ये दोनों साथ आते हैं तो उनकी ये कोशिश रहेगी कि चुनाव का नतीजा जो भी हो, जो शिवसेना बनाम शिवसेना कॉन्टेस्ट होंगे उसमें इनका अपर हैंड रहे। क्योंकि अगर अपर हैंड एक साथ आने के बाद भी नहीं होगा, तब तो राउंड 3 में भी बैटल ऑफ लेगेसी में एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीत जाएगी। तो ये जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना लगभग 11 सीटों पे कॉन्टेस्ट हुआ था मुंबई रीजन में, 6 में शिवसेना यूबीटी और 5 में एकनाथ शिंदे की पार्टी जीती थी। यानी लगभग 65 से 70 वार्डों में सिमिलर सेना वर्सेस शिवसेना का एक कॉन्टेस्ट होगा, और ये देखने वाला कॉन्टेस्ट होगा। इसमें इसको बढ़त मिलेगी, हो सकता है उसको एज रहे बीएमसी के चुनाव में भी। राजदीप, क्या मराठी अस्मिता का मुद्दा आज भी लागू होता है? 1985 के चुनाव शिवसेना ने मराठी के मुद्दे पर जीते थे, क्या यह आज भी लागू होता है? 40% वोट है मराठी। साहिल देखिए, दो तीन चीजें। एक तो पहले मुंबई बदल गया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं जिस तरह से मुंबई में एक तरह से मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है, जहां उत्तर भारतीय लोग बड़ी तादाद में पिछले 30-40 सालों में मुंबई में आए हैं, बसे हैं, और एक वोट बैंक हो गया जिसको बीजेपी ने पूरी तरह से भुनाया है। वो वोट बैंक जिसकी वजह से उनको 82 सीट आई पिछले चुनाव में जब बीएमसी के चुनाव आए। तो जब हम बात करते हैं कि क्या मराठी वोट बैंक एकजुट आएगा, आप ये भी जानिए उसमें बाकी जो समुदाय है उनका भी एक वोट बैंक हो गया है। गुजराती तो पहले से बीजेपी के साथ थे, जनसंघ के जमाने में भी थे, अब आप देखिए उत्तर भारतीय भी उनके साथ आ गए। तो एक दूसरा भी एक बड़ा वोट बैंक रहेगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है, जो मामू कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, मराठी और मुस्लिम लोकसभा में चला, लेकिन क्या वो उसी तरह से बीएमसी में चल पाएगा जहां कंस्टिट्यूएंसी बहुत छोटे होते हैं, वो भी एक सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है साहिल कि इतिहास में अगर आप जाओ, जब बाला साहेब ठाकरे ने बीजेपी के साथ अलायंस किया 1988 में, वो था कांग्रेस को रोकने के लिए। हिंदुत्व के साथ मराठी अस्मिता को उन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे को जान गए कि अगर हमें अपने एक तरह से हमें हमारी ताकत बढ़ानी है तो हमें हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ना पड़ेगा। और तब कांग्रेस महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी। अब क्या हुआ है, पिछले 10 सालों में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है।
तो कहीं ना बीजेपी कहीं नंबर वन। बाकी पार्टियों को लगता है कि अगर हमको बीजेपी को टक्कर देनी है तो हमें एक साथ धीरे धीरे आना पड़ेगा। आपने सुप्रिया सुले का जिक्र 2-3 बार किया, एनसीपी का, ये सब क्यों आए आज मंच में? कांग्रेस दूर रही क्योंकि कांग्रेस अभी तक ये नहीं जान पाई है कि इस राजनीति में उनकी क्या जगह होगी, वो कुछ किसके साथ कैसे संबंध करेगी। लेकिन एनसीपी भी चाहती है कि एक रीजनल फोर्स बने। अगर आपको बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी नंबर 1 को टक्कर देना है तो आपको भी एक तरह से क्षेत्रीयवाद करके उसे टक्कर देना पड़ेगा। जैसे स्टालिन तमिलनाडु में देते हैं या ममता बनर्जी बंगाल में देने की कोशिश करती है, उसी तरह से अगर सब इकट्ठा आए तो आपको चांस है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स बदल गई है। केवल मराठी अस्मिता पर, केवल एक मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि आप पूरे महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व कर सकते हैं। कुछ इलाकों में, जैसे अमिताभ ने कहा, जहां सेना बनाम सेना का चुनाव होगा, वहां जरूर आप टक्कर दे सकते हैं। मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा साहिल, ये लड़ाई अब होगी ठाकरे बनाम शिंदे, दैट इज फर्स्ट राउंड। एक बार वो लड़ाई हो जाए उसके बाद पता चलेगा ठाकरे बनाम शिंदे नहीं, ठाकरेस बनाम शिंदे, के साथ, क्योंकि अब 2 ठाकरे हो गए, अब 2 ठाकरे हो गए। नरेश मस्के, अब के लिए तो 2 ठाकरे हो गए अभी लड़ने के लिए। नरेश मस्के सर, आज की तारीख में 2 ठाकरे, बिल्कुल। देख, हेलो, हाँ बोलिए नरेश मस्के, आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, नरेश मस्के जी को मेरी आवाज नहीं जा रही है, नरेश मस्के से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरीके का डिबेट होने वाला है। कोई बात नहीं, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। आनंद दुबे जी, अभी तो बहुत समय है, हमको कई बार ये डिबेट करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि 20 साल के बाद 2 ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कई अटकलें लगाई जा रही है। बीएमसी चुनाव के लिए अभी भी 5 महीने का समय है। क्या उस बीच तक ये दोनों का अलायंस, गठबंधन रहता है या एक बार फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।